हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन दिया है कि डॉट डॉट को आधुनिक भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो मतलब इसे वुड्स डिस्पैच 1854 को जो है आधुनिक भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ है कि चार्ल्स वुड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और 1854 में उन्होंने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक डिस्पैच भेजा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए आधार तैयार करने के लिए इसे रखा गया था। और वुड्स डिस्पैच के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। और उन्होंने डिस्पैच में यह भी सलाह दी कि हाई स्कूलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर का इस्तेमाल किया जाए और कॉलेज स्तर की शिक्षा के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप जो है वुड्स डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का भारत का मैग्ना कार्टा माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने जो है बेलगाम में 1924 में इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ कि 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की और बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। और एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी और वह कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। इसके अलावा 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष थी और वह कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके अलावा कांग्रेस के 1923 के काकीनाडा अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी और इस सत्र के तुरंत बाद वह सांप्रदायिक दंगों का हवाला देते हुए कांग्रेस से अलग हो गए थे। इसके अलावा गुवाहाटी असम ने वर्ष 1926 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की मेजबानी की और इसकी अध्यक्षता यस श्रीनिवास अयंगर ने की थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार निम्न में से किस घटना से संबंधित है। तो रामसे मैकडोनाल्ड पुरस्कार जो है पूना पैक्ट घटना से संबंधित है, इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौते का परिणाम था जहां पूर्व ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी मांग छोड़ दी, जिन्हें रामसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पुरस्कार घोषणा के तहत सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ का नाम जो है दीघ निकाय है। क्या है? दीघ निकाय है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गजनी के महमूद एक कवि और कुछ ख्याति के विद्वान थे और उन्होंने कई विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया। इनमें से डॉट डॉट को शामिल नहीं किया गया था, यानी कि इसमें से किसको शामिल नहीं किया गया था। तो इसमें से अबुल फजल को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति जो है ये तुर्क से हुई थी, ये जो है तुर्क से हुई थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन एवं गुलाम वंश का संस्थापक एक तुर्की गुलाम था और वह गौर की मोहम्मद का गुलाम था और उन्होंने वर्ष 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। और इसका मूल नाम है जो तुर्क के प्रसिद्ध शासक या राजवंश कौन कौन से हैं। दास राजवंश, मुगलों तुर्क मंगोल मूल और फारसी में साइरस 588 से 530 ईसा पूर्व और मंगोलों में चंगेज खान 13वीं सदी में और तैमूर 14वीं सदी में था और अफगान में सूर राजवंश और लोदी राजवंश थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि संसद अंतर्राष्ट्रीय सदियों के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकती है, तो वह जो है किसी भी राज्य की सहमति के बिना बना सकती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि पहला कथन है कि मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, यह कथन सही है। और केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, यह कथन भी
सही है। और तीसरा कथन है संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव जो है नहीं लाया जा सकता है, यह कथन जो है गलत है, यही कथन गलत है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। और इसके अलावा निंदा प्रस्ताव किसे कहते हैं? इसे किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध पेश किया जा सकता है, अतः विकल्प 3 जो है गलत है। और अगला पॉइंट है कि विशिष्ट नीतियों और कार्यों पर मंत्री या परिषद की निंदा करने के लिए लाया जा सकता है। और लोकसभा में पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। और अविश्वास प्रस्ताव है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में मंत्रिपरिषद COM के खिलाफ एक उपकरण है और इसे अकेले प्रधानमंत्री के खिलाफ पेश नहीं किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। और यदि प्रस्ताव सदन के बहुमत से पारित हो जाता है तो यह माना जाता है कि सरकार बहुमत खो चुकी है और मंत्रियों को प्रधानमंत्री सहित इस्तीफा देने की आवश्यकता है। और सरकार को विश्वास मत लाकर सदन में बहुमत साबित करना होता है। और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 74 जो है मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है और मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्ते अनुच्छेद 75 में दिए गए हैं। और मंत्रिपरिषद लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विधानमंडल का कार्य नहीं है? तो भारतीय विधानमंडल का कार्य जो है यह बजट नहीं है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। बजट पास करना विधानमंडल का कार्य है, कानून बनाना भी कार्य है और मनी बिल पास करना भी कार्य है, लेकिन बजट बनाना एक कार्य नहीं है। बजट एक वित्तीय दस्तावेज है जिसका उपयोग भविष्य की आय और व्यय को दर्शाने के लिए किया जाता है और बजट बनाना व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा किया जा सकता है जो यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि क्या वे अनुमानित आय और व्यय के भीतर काम करना जारी रख सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार किया जा सकता है और इसमें बिक्री के अनुमानित मूल्य और लागत के मूल्य की जानकारी शामिल होती है। और इसके अलावा 10 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस रूप में जाना जाता है? तो वह सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाए गए कर को सीमा शुल्क कहा जाता है। यह विदेशी व्यापार नियंत्रण और नीति का एक रूप है जो घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित या संरक्षित करने के लिए विदेशी वस्तुओं पर कर लगाता है। लेकिन शुल्क निर्धारित किया जा सकता है आयातित वस्तुओं की एक निरंतर राशि या मूल्य का 1% या चर राशि मूल्य से भिन्न होती है। आयात कराधान का मतलब है कि उपभोक्ता को उन्हें खरीदने की संभावना कम है क्योंकि वे अधिक महंगा है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तो वह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल थे और इस योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, एक आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था की स्थापना, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना सूखे और 2 युद्धों यानी कि 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी और यह हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और योजना की लक्षित विकास दर जो है 2.1% थी और योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की जो उसके लक्ष्य से अधिक थी। देश का कृषि विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य था और इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और ये इसकी योजना जो है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी और इसे महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण और विशेष रूप से बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास को उच्च
प्राथमिकता दी गई और इस योजना में लोहा और इस्पात, कोयला और भारी इंजीनियरिंग, मशीन निर्माण और भारी रसायन और सीमेंट उद्योग में पर्याप्त निवेश शामिल थे। यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, इस योजना की अवधि 1969 से 1974 है और इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता के साथ प्रगतिशील उपलब्धि है। और इस योजना के दौरान 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इस समय 1971 का भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ। अन्य क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए मुख्य जोर कृषि की विकास दर पर था। पहले योजना के 2 वर्षों में रिकॉर्ड उत्पादन देखा गया और पिछले 3 साल खराब मानसून के कारण सही नहीं गए। परिवार नियोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। यानी कि पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चली थी, हेरार डोमल मॉडल पर आधारित थी। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 तक चली थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 1966 तक चली थी और यह गाडगिल योजना भी कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 तक चली थी। इसमें स्थिरता और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि के साथ विकास के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? तो जो है एलोरा की गुफाओं का तस्वीर है। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला फीफा शांति पुरस्कार जो है या डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2025 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? तो वह जो है लैंडो नॉरिस ने जीती थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने हाल ही में एक लड़ाकू विमान एस्केप सिस्टम का हाई स्पीड रॉकेट स्लेज परीक्षण किया। यह परीक्षण किस सुविधा में किया गया था? तो यह परीक्षण जो है टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में किया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? कह रहा कि निम्नलिखित में से किस परमाणु सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो वह जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल को जाना जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या न्यूलैंड के अष्टक का उदाहरण है? तो न्यूलैंड के अष्टक का उदाहरण जो है लिथियम और सोडियम है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग मोतियों के अंदर देखने के लिए किया जाता है? तो वह जो है एक्स किरण का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से पौधों में मादा प्रजनन अंग के भागों का सही क्रम कौन सा है? तो वह जो है यह वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन है, इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस संघ के प्राणियों के संधि युक्त पाद होते हैं? तो वह जो है आर्थ्रोपोडा के होते हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश राज्य की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका है? तो यह जो है अजिता श्रीवास्तव है। कौन है? अजिता श्रीवास्तव, इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसका मुख्य पॉइंट क्या है कि अजिता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं जिन्हें पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, लोक संगीत के संरक्षण और संवर्धन में उनके योगदान के लिए मिला है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोहिनी अट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है? तो मोहिनी अट्टम जो है यह लास्य शैली से जुड़ा हुआ है, इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि
मोहिनी अट्टम नृत्य की लास शैली से संबंधित है। और मोहिनी अट्टम केरल भारत का एक शास्त्रीय एकल नृत्य है और यह लास की एक उपशैली है और यह कैसिकी वृत्ति में किया जाता है जो नृत्य की एक सुंदर शैली है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में केरल के मंदिरों में हुई थी। और यह नाम मोहिनी जिसका अर्थ है जादूगरनी और अट्टम जिसका अर्थ है नृत्य, दो शब्दों से मिलकर बना है और यह महिलाओं द्वारा एकल गायन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कह रहा है कि नर्तकियां आमतौर पर सुनहरे किनारों वाली सफ़ेद या हल्के सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती हैं और उनके बालों को चमेली के फूलों से सजाया जाता है। और इसकी विशेषता सुंदर चाल, लहराता शरीर और सूक्ष्म चेहरे के भाव हैं। और यह संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। और समापन, समापदम समान पैर कदम। शब्द समापदम एक संतुलित मुद्रा को संदर्भित करता है जहां वजन दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित होता है, जो स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? तो यह जो है मैग्नस कार्लसन जो है यह टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि मैग्नस कार्लसन एक नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन है। उन्होंने सर्वकालिक महानतम शतरंज खिलाड़ियों में से एक माना जाता है और कार्लसन 13 वर्ष की आयु में एक ग्रैंड मास्टर बन गए थे और एक दशक से अधिक समय तक फीड विश्व शतरंज रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर रहे। और उनका टेबल टेनिस से कोई संबंध नहीं है जिसमें टीमो बोल लू, लिया ओजिया और जान मुतिक जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। टेबल टेनिस एक ऐसा खेल है जिसमें 2 या 4 खिलाड़ी छोटे रैकेट का उपयोग करके एक हल्की गेंद को आगे पीछे मारते हैं। इसे पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है और यह एक ओलंपिक खेल है जिसके दुनिया भर में बहुत से प्रसंगक हैं। कुछ प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ियों में मा लोंग, झांग जीके और डिंग निंग शामिल हैं। इस खेल में त्वरित प्रतिक्रिया, चपलता और गेंद पर सटीक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम फिल्म निर्माता शख्सियत कौन है? यानी कि फिल्म निर्माता में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वह जो है सत्यजीत रे को दिया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सत्यजीत रे भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता थे जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे उन्होंने 1992 में प्राप्त किया था। रे पहले भारतीय फिल्म निर्माता थी जिन्हें आजीवन उपलब्धि के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसे पहली बार 1969 में दादा साहेब फाल्के को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया गया था, जिन्हें भारतीय सिनेमा की पिता के रूप में जाना जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री देविका रानी थी। इसके अलावा इसके अन्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार और दादा साहेब फाल्के सभी भारतीय सिनेमा के व्यक्ति हैं और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जुड़े हैं जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अलावा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूज मिसाइल का प्रकार है? तो क्रूज मिसाइल का प्रकार जो है ब्रह्मोस है। कौन सा है? ब्रह्मोस। इसलिए इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ब्रह्मोस भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूस के NPO मशीनों इस्ट्रोनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसका नाम 2 नदियों भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस में मोस्कवा के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 290 किलोमीटर है और इसे पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों और जमीन सहित विभिन्न प्लेटफार्मों से प्रक्षेपित किया जा सकता है और इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक माना जाता है जिसकी गति मैक 3 तक होती है। और सागरिका K-15, सागरिका जिसे K-15 के नाम से जाना जाता है, भारत द्वारा विकसित एक परमाणु सक्षम पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक्स मिसाइल LBM है और इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है और इसे पनडुब्बियों से प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे भारत को द्वितीय आक्रमण क्षमता प्राप्त होगी। और शौर्य भारत द्वारा विकसित एक कैनिस्टर लॉन्च हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली
सामरिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 700 से 1900 किलोमीटर है और यह पारंपरिक तथा परमाणु दोनों प्रकार के हथियार ले जा सकता है। और अमोगा अमोगा भारत में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल द्वारा विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम है। इसे बख्तरबंद वाहनों और किलेबंद ठिकानों पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।